हेलो फ्रेंड्स, आज आपका नादान लड़की के आखिरी भाग में स्वागत है। आइए इस कहानी के आखिरी भाग को पढ़ते हैं। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि परी की मौत के बाद सुकन्या की भी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसे जिंदा जलाने की बात सामने आई। कामनी को छोड़ सभी पुलिस हिरासत में थे। जब तांत्रिक से पुलिस कोयल के संबंधों को जोड़ रही थी, तभी पता चला कि कामनी ने 2 महीने पहले ही अपना अबॉर्शन करवाया था। लेकिन उसका पति रत्नेश ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। आइए इस कहानी को अब आगे पढ़ते हैं। इसके बाद रत्नेश जोर जोर से रोने लगा और ऊंची आवाज़ में बोला, सर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं बाप ही नहीं बन सकता। मैं ये बात आपको बताना नहीं चाहता था, मगर कॉलेज के दिनों में खेलते हुए एक बार मुझे अंदरूनी चोट लग गई थी। लंबे इलाज के बाद डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं संभोग तो कर सकता हूँ, मगर बच्चे पैदा करने की मेरी सलीहत नहीं बची है। सर मैं बाप बन ही नहीं सकता तो कामनी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि तुम सच कह रहे हो? इस पर रत्नेश ने कहा, सर मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। इस पर इंस्पेक्टर सुधीर ने सोनू से कहा, सोनू इन सब ने मिलकर तो हमारा पसीना निकाल दिया। एक काम करते हैं, अभी कामनी के पास चलो। कुछ देर में ही सुधीर कामनी के पास पहुंच गया। उसने कामनी से मिलते ही पूछा, कामनी 2 महीने पहले तुमने अपना अबॉर्शन करवाया था, किसका बच्चा था वो? इस पर कामनी ने कहा, सर वो मेरा बच्चा था, मेरे और रत्नेश का बच्चा। बदला लेना चाहती थी उससे। आप ही सोचिए ना सर, अगर वो बच्चा किसी और का होता तो मैं अबॉर्शन क्यों करवाती? बल्कि मैं तो उस बच्चे को पैदा करती, उसे पालती, जिसे देखकर रत्नेश हर वक्त तकलीफ़ में रहता। इस पर सुधीर ने कहा, लेकिन रत्नेश तो इम्पोर्टेंट है, इस बात मेडिकल रिपोर्ट में उसके पास है, वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता। तो सुकन्या तो कामनी ने कहा, वो झूठ बोल रहा है सर, आप उसकी बात पर विश्वास मत कीजिए, और झूठी रिपोर्ट बनवाने में कितना टाइम लगता है सर। सुधीर और सोनू दोनों ही इस केस में बेहद उलझ गए थे और तभी सुधीर को एक आइडिया आया। उसने सोनू से कहा, सोनू एक काम करते हैं, हम इस केस को थोड़ा पीछे ले जाते हैं और फिर से शुरू करते हैं। सोनू ने कहा, मैं समझ नहीं पाया सर। सुधीर ने कहा, सोनू इन सबको सबूत न होने के अभाव बता कर रिहा कर दो और उन सब पर कड़ी निगरानी करो। मुझे लगता है ये लोग ज़रूर कुछ गलती करेंगे। 4-5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा और फिर इंस्पेक्टर सुधीर ने सोनू से कहा, सोनू अगर सब लोग सच बोल रहे हैं तो सुकन्या को बेहोशी का इतना ओवरडोज किसने दिया? और परी का मर्डर केस भी अभी तक नहीं सुलझा था। मुझे लगता है कि ये दोनों मर्डर केस आपस में जुड़ा है। सिर्फ देखने में ये 2 अलग अलग केस है। इस पर सोनू ने कहा, सर एक नई बात पता चलती है, उस घर का नौकर रामू ने वहाँ से नौकरी छोड़ दी है। मुझे लगता है उसे उठाकर पूछताछ करनी चाहिए। नमक खाया है उस घर का, कुछ तो जानता होगा। इस पर सुधीर ने कहा, उठाओ उस रामू को। कुछ देर बाद रामू थाने में था। इस पर सुधीर ने सिपाहियों से कहा, पहले इसे मारो, बाद में पूछताछ करते हैं। सिपाहियों ने 2 तरफ से उसके पैरों में डंडे बरसाना शुरू कर दिया। रामू दीवार से रगड़ खाते हुए फर्श में गिर गया और रोने लगा। सुधीर ने उससे पूछा, बता क्या जानता है तू और क्यों छोड़ा काम, वरना तेरी हाथ की मालिश भी शुरू हो जाएगी। रामू ने कहा, साहब 2 महीने से वो लोग पगार नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने दूसरी जगह काम करना सही सोचा। इसमें गलत क्या है? साहब मैं कुछ नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि कामनी सुकन्या को रोज़ कोई दवाई देती थी। मुझे लगता है कहीं उसकी उसी दवा से तो मौत नहीं हो गई। इस पर सुधीर ने सोनू से कहा, सोनू यहाँ के सारे मेडिकल स्टोर में कामनी का फ़ोटो दिखाओ और पता करो कि वो कौन सी दवा खरीदती थी। इस कामनी का पर्क उतरने का समय आ गया है। 2 दिन पूरे शिद्दत से पता करने के बाद किसी मेडिकल स्टोर वाले ने कामनी को शिनाख्त नहीं की। वो उनके पास दवा लेने आई थी या नहीं आई थी। इंस्पेक्टर सुधीर ने रामू से कहा, रामू उस तांत्रिक ने भी कहा था ना कि उसको दवा दी थी, उठाओ उसे भी और पूछो कि कौन सी दवा दी थी। तांत्रिक लॉकअप में था और सोनू ने उससे पूछा, बता कौन सी दवा देता था कामनी को ताकि उसे खिलाकर वो सुकन्या को मार सके। तांत्रिक ने कहा, साहब मैं तो बस कुछ जड़ी बूटियों को ही देता था, आप चाहें तो कामनी से पूछ लीजिए, उसके पास अभी भी वो दवा है। सोनू ने चिल्लाकर कहा, ठीक है मान लेता हूँ, उन दोनों को ना ही कामनी ने या किसी ने उसे मारा है, मगर परी को तूने ही मारा है। अब तू सड़ेगा जेल में, क्योंकि हम साबित कर देंगे कि तूने ही मारा है परी को। इतना कहने के बाद सोनू जाने लगा। इस पर तांत्रिक रोने लगा और उसने सोनू को रोकते हुए कहा, साहब मैं परी को नहीं मारा, मगर मैं जानता हूँ कि परी को किसने मारा है।
सोनू ने कदम वहीं जम गए। उसने घूमकर तांत्रिक के गले को पकड़ा और पूछा, किसने मारा, जल्दी बता। तांत्रिक ने कहा, परी को सुनैना ने मारा था साहब। परी को सुकन्या ने मारा था साहब। उसने खुद मुझे बताया था। वो मेरे पास आई और बोली, बाबा मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने अपने हाथ से अपनी बच्ची को मार डाला, मगर खुद को नहीं मार पाई। और क्या करती बाबा, मेरे पति का अफेयर चल रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि भविष्य में इसका बुरा असर मेरी बच्ची पर पड़े, इसलिए उसने अपनी बच्ची को तो मार दिया, मगर खुद को नहीं मार सकी। सोनू ने उसे 2 जोरदार थप्पड़ मारा और पूछा, किसके साथ अफेयर चल रहा था। उसके पति का बोल। उसने रहीम का नाम लिया और बिना देर किए सोनू रहीम को उठाकर थाने ले आया और मारते हुए कहा, बोल बोल, कब से चल रहा है तेरा और कामने का यह खेल। रत्नेश ने कहा, नहीं, रहीम ने कहा, हाँ सर, मेरा अफेयर था कामने के साथ। मैं अपनी बीवी से तंग आ चुका था। उसके वजह से मुझे भी ताने सुनने पड़ते थे। वो मुझे बेटा नहीं दे पा रही थी। मेरे दिल में सुकन्या के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैं जानता हूँ कि वो ये सब अपने बहन को तकलीफ़ देने के लिए कर रही थी, मगर मुझे इस सब से कोई मतलब नहीं था। कामने को घर से लेकर बाहर तक किसी का भी सपोर्ट नहीं था। फिर मैंने उसकी मदद की और इस बीच हम करीब आ गए, क्योंकि मैं जानता था कि कामनी सही है और मेरा भाई गलत है। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि वो बहुत दुखी थी। जब मैंने उसका साथ देने का वादा किया तो उसे भी रोने के लिए कंधा मिल गया था। सुकन्या को कामनी पर शक हो गया और पता नहीं कैसे, मगर जिस दिन कामनी ने अबॉर्शन करवाया, सुकन्या को पता चल गया। शायद उसने हमें क्लिनिक से निकलते देख लिया था और दोनों में झगड़ा भी हुआ था। पूरी बात ध्यान से सुनने के बाद इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, सच बता रहीम, सुकन्या को तुमने ही मारा है ना। इस पर रहीम ने कहा, नहीं सर, सुकन्या को मैंने नहीं मारा। मुझे लगता है कामनी ने ही सुकन्या को मार दिया है। सुधीर अब अपने कैबिन में था और सोनू उनके पास ही खड़ा था। सुधीर ने कहा, सोनू, कामनी को हिरासत में लो, इसका टाइम खत्म हो गया है। कामनी आज पहली बार लॉकअप में थी, बेहद सहमी हुई थी। सुधीर उसके सामने बैठा हुआ था। सुधीर ने कामनी से पूछा, हाँ तो कामनी, बहुत हुआ, अब बताओ कैसे मारा अपनी बहन सुकन्या को, कौन सी दवा खिलाई थी उसे। कामनी बोली, सर मैंने तो बस वही दवा खिलाई जो बाबा ने दिया था, मैंने नहीं मारा दीदी को। सुधीर ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, झूठ बोलने का अब कोई फ़ायदा नहीं है कामनी। हमें तुम्हारे और रहीम के बारे में सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारी बहन को भी पता चल गया था, इसलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया ताकि तुम और रहीम साथ में आराम से रह सको। कामनी जोर से रोने लगी और चीख के बोली, तो क्या करती साहब, हाँ भी बताइए, मेरा क्या कसूर था। जो मेरे साथ रेप हुआ, मेरे अपने भाई ने मुझे घर लेने से इनकार कर दिया। जिससे प्यार करती थी उसके पास गई तो मेरे साथ ज़बरदस्ती की। ससुराल वालों ने भी मुझे घर से लेने से इनकार कर दिया, मुझ पर दबाव डाला, जिसकी वजह से मुझे कंप्लेन वापस लेने पड़ी। और उसके बाद भी वो मुझे घर में नहीं रहने दे रहे थे। और इस बीच रहीम मेरे करीब आ गया। मैं क्या करती सर, मैं उस नामर्द के साथ रह कर भी क्या करती, प्यार ही किया है ना। क्या इसकी भी सज़ा मिलेगी मुझे। सुधीर ने अपनी पेशानी को मसलते हुए कहा, कामनी, मुझे तुम्हारी इस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ सुकन्या को कैसे मारा। कामनी ने चुप कर कहा, सुकन्या को सर मैंने कहा ना दीदी को मैंने नहीं मारा। मैं अपने बहन को कभी नहीं मार सकती, उसकी कोई गलती नहीं है। उसने कई बार मेरी मदद की थी, मैंने ही उसे धोखा दिया था। सुधीर वहाँ से उठा और सीधे अपने कैबिन में गया और अपना सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद सोनू आया और बोला, सर हमें कातिल मिल गया, ये देखिए। उसके बाद सुधीर सीधे रहीम के पास गया और उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहा, रहीम, मैंने ऐसा शातिर नहीं देखा था, मगर कातिल चाहे कितना भी होशियार हो, कुछ ना कुछ गलती ज़रूर कर देता है। तुम्हारे मेडिकल से बेहोशी का ये दवा लेते हुए एकदम साफ रिकॉर्डिंग है। ये वही दवा है जो सुकन्या के बॉडी में पाया गया था। बोलो क्यों मारा इसको। आखिर रहीम टूट गया और उसने कहा, हाँ सर, मैंने ही मारा है अपनी पत्नी सुकन्या को। जब उसे मेरे और कामनी के बारे में पता चला तो वो मुझसे बहुत झगड़ी। मैंने उसे बहुत समझाया, मगर वो नहीं मानी और उसके दूसरे दिन मेरी बच्ची गुम हो गई और आखिर मिली भी तो उसकी लाश। फिर एक दिन कामनी ने मुझे बताया कि बेटे की चाह में वो किसी तांत्रिक के पास जाती थी। मैंने सोचा कहीं जादू टोने की वजह से उस तांत्रिक ने तो मेरी बच्ची को नहीं मारा है। मैं उस तांत्रिक के पास गया, उसे डराया तो उसने मुझे बताया कि सुकन्या ने ही मेरी बच्ची की जान ले ली है। फिर मैंने तय कर लिया, जब मेरी बच्ची नहीं रही तो माँ भी नहीं रहेगी। मैंने दूसरे दिन सुबह ही उसे पानी में घोल कर वो दवा पिला दी। उसके बाद जब उसकी सांसें बंद हो गई
तो मैंने सबको बुलाया और उसका अंतिम संस्कार करना चाहा। इसके बाद कामिनी को मेरे बाबूजी के ऊपर शक हो गया था और वो आप सबको फ़ोन करना चाहती थी, इसलिए बाबूजी ने गुस्से से वहीं बांध दिया था। इंस्पेक्टर सुधीर ने कहा, रहीम, तुम एक बेहद विकृत सोच के इंसान हो। तुम्हारे खिलाफ हम फांसी की मांग करते हुए चार्जशीट बनाएंगे। उसके बाद सुधीर ने सोनू से कहा, सोनू, उस तांत्रिक पर भी जुर्म छुपाने का दफ़ा लगा और हाँ, कामिनी बस एक नादान लड़की है और कुछ नहीं, उसे रिहा कर दो। इसी के साथ दोस्तों आज नादान लड़की के अंतिम भाग का एंड होता है। आप प्लीज़ कमेंट में बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अब एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।